नाज़रीन, बहुत सारे आज ऐसे लोग हैं जो अपने कंधे की दर्द की वजह से परेशान हैं और वो इसे अपने थकान का नाम देकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में चलकर ये बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बन सकता है। तो आज का डॉक्टर सुहेल का प्रोग्राम उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने कंधे के दर्द से परेशान हैं और वो इससे किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन आदाब, मैं साजिद खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम टॉक विद डॉक्टर सुहेल खान के साथ। हमारे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल खान, जो आपके ज़रिए सवाल जो पूछे गए हैं हमारे मेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू, उसके बारे में आज हम डॉक्टर सुहेल खान से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सवाल जो आज आपने पूछे हैं हमसे हमारे ज़रिए डॉक्टर सुहेल खान से, वो है शोल्डर एक मतलब ख्याल से बहुत सारी कॉमन सी प्रॉब्लम है, अक्सर लोगों को होती है और हर एज ग्रुप को इस तरह की प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा है। डॉक्टर सुहेल खान, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है और नाज़रीन आपको ढूंढ रहे हैं, बहुत शिद्दत से आपकी तलाश कर रहे हैं अपनी मसले अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। आज जो है वो शोल्डर के मतलब वो जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में ये शोल्डर की प्रॉब्लम्स क्या है और कैसे शुरू होती है और किस तरह की प्रॉब्लम्स है ये और किस एज ग्रुप में ज़्यादा होती है। शोल्डर यानी जो कंधा रहता है उसके जो प्रॉब्लम्स है ये हर एज ग्रुप में होते हैं। बच्चों में और यंग एडल्ट्स में स्पोर्ट इंजरीज में होते हैं, यानी खेल कूद करने की वजह से क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा है या नॉर्मली फुटबॉल भी खेलते समय गिर गए तो बहुत से बार शोल्डर में ही इंजरीज होती है, यानी वो इंजरी के वजह से यानी मार लगने की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स है। ओल्ड एज में जो शोल्डर के प्रॉब्लम्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में, हार्ट के जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें ज़्यादा होता है। उसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर्स यानी शोल्डर का जो मूवमेंट रहता है वो कम होना शुरू होता है। ये दो टाइप की अलग अलग प्रॉब्लम्स अलग अलग एज ग्रुप में पाए जाते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे जो कॉमन से लोग पूछते हैं कि उनका कंधा उतर गया, कंधा मतलब जैसे जाम हो गया या फ्रोजन शोल्डर जिसके बारे में बताया, ये कैसे होता है, क्यों होता है और बेसिक इसका कॉज क्या है, ये मुझे बताइए हमारे व्यूअर्स को। जो कॉमन पब्लिक जो बोलते हैं कि कंधा उतर गया, ये अगर आप एक्सरे करके देखते हैं तो उसको शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। शोल्डर ये एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है, यानी ऊपर सॉकेट है और जो हाथ में है ना उसका जॉइंट का जो सिस्टम ऐसा है कि वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अभी ये दिया ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसलिए है क्योंकि हमको मूवमेंट चाहिए शोल्डर में। ओके। यानी उसको ऐसे बनाया गया है कि मूवमेंट ज़्यादा है शोल्डर में और स्टेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं कि स्थिरपना, वो कम है। ओके। तो जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन गिर जाता है या कुछ ऐसी इंजरी हो जाती है जिसमें शोल्डर को धक्का लग जाता है तो बॉल सॉकेट से छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये यंग लोगों में ज़्यादा होता है क्योंकि स्पोर्ट्स यंग लोग ही खेलते हैं, तो शोल्डर सॉकेट में से बॉल बाहर निकल जाता है, इसी को लोग कंधा उतरना बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि अक्सर मैंने क्रिकेट जो ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेला हूँ तो मेरे भी कभी कभी उस एज में, टीन एज में ये प्रॉब्लम्स आई हैं। तो क्रिकेट जो खेलते हैं या बॉलिंग जो करते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है, कैसे वो इसको मतलब मेंटेन कर सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। शोल्डर डिसलोकेशन जैसे आपने बताया क्रिकेटर्स में ज़्यादा है क्योंकि जो बॉलिंग का जो मूवमेंट है उसमें पूरा शोल्डर का फुल मूवमेंट होता है। ओके। जो थ्रो करते हैं लोग उसमें भी हाथ जो पीछे जाता है उसमें शोल्डर कंधा उतरना यानी शोल्डर डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा है। और स्पोर्ट्स में जब गिर जाते हैं तो पहला जो मूवमेंट रहता है वो हाथ से हम अपने खुद के बॉडी को बचाने की कोशिश करते हैं, जो कैच लेते हैं मूव करके। हाँ, तो उसमें भी शोल्डर डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब भी शोल्डर डिसलोकेट होता है तो सबसे पहला तो उसको जगह पे बिठाना रहता है। तो जब पहले के लोग हड्डी बिठाने वाले के पास जाते थे, अभी आजकल तो सब डॉक्टर्स के पास आते, एक्सरे करके जब हम देखते हैं कि कोई फ्रैक्चर नहीं है और सिर्फ बॉल ने सॉकेट को छोड़ दिया है तो बिना एनेस्थेशिया के भी बिठा सकते हैं, यानी बिना भूल दिए, और एनेस्थेशिया देने के बाद भी बिठा सकते हैं। वो देखा जाता है कि शोल्डर कितना डिसलोकेट हुआ है। अगर पूरी जगह छोड़ दिया है तो बहुत से बार इन पेशेंट्स को, इन स्पोर्ट्स पर्सन को एनेस्थेशिया पूरा भूल देना पड़ता है, तभी वो शोल्डर को हम जगह पे बिठा सकते हैं। तो क्या इसके लिए कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है, गैप हो गया है, तो क्या सर्जरी भी लाजमी है उसके लिए? जब शोल्डर इनिशियली डिसलोकेट हो जाता है
तो जो पहले ही अगर पहले दिन ही पहुंच गया या दूसरे दिन भी पहुंच गए तो बिना सर्जरी के सिर्फ थोड़ा सा उनको नींद का इंजेक्शन दिया जाता है और शोल्डर को जगह पे लाया जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में शोल्डर की सर्जरी ज़रूरी नहीं है। वो प्रोसीजर क्या है बैठाने का, क्योंकि वो पेनफुल है या बहुत आसानी से हो जाता है? क्योंकि अक्सर वीवर्स या जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद रहती है कि अगर हो गया तो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है उससे। डेफिनेटली जब शोल्डर डिसलोकेट होता है वही एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन रहता है। तो उस वक्त तो पेशेंट को ये चाहिए रहता है कि जल्द से जल्द मेरा पेन कम किया जाए। तो ऐसे सिचुएशंस में डेफिनेटली एनेस्थेशिया यानी जब उनको बेहोश किया जाता है तो वो प्रेफर करते हैं काफ़ी लोग। बट जब बार बार शोल्डर डिसलोकेट होता है, कई पेशेंट्स ऐसे भी रहते हैं जिनको 2 बार 3 बार 4 बार जब डिसलोकेट हो जाता है तो वो जॉइंट काफ़ी लूज हो जाता है और उनका पेन सहने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में बिना एनेस्थेशिया के भी हम शोल्डर को जगह पे बिठा सकते हैं। अच्छा, ये कंधा जाम हो गया, मतलब मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से गर्दन भी लोगों की मूव नहीं कर पा रही है। ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों ने हमें बताई है। तो कंधा फ्रोज़न, जो कंधा शोल्डर जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, तो ये किस लोगों को होता है ज़्यादा और किस वजह से होता है ये? इसका नाम ही ऐसा है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन माने वो जो जाम होना। जाम तो फ्रोजन यानी वो फ्रीज हो जाता है क्या? फ्रीज हो जाता है। एक्चुअल में क्या हो जाता है कि सॉकेट और बॉल में ना एक स्पेस रहता है और वो स्पेस में लिक्विड रहता है, जॉइंट का जो लिक्विड रहता है, जिससे मूवमेंट जो है वो फ्री हो जाता है। बट अगर वो लिक्विड कम हो गया जॉइंट के अंदर का और वो डिस्टेंस अगर दोनों बॉल और सॉकेट के बीच में का कम हो गया तो वहाँ पे जालियाँ बनना शुरू हो जाती है। इन जालियों की वजह से जो मूवमेंट रहता है शोल्डर का, जो हाथ हमारा ऊपर जाता है, जो पीछे जाता है, ये कम हो जाता है। जनरली ये डायबिटिक पेशेंट्स में, ओल्ड एज पेशेंट्स में, जिनको पहले से कुछ लगा हो, या हार्ट के जो मरीज रहते हैं उनमें ज़्यादा करके ये फ्रोजन शोल्डर देखा जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट रहता है वो लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी रहता है। यानी 10 दिन में ठीक होगा क्या? नहीं, बट 2, 3, 4 महीने अगर कोई फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज घर पे करो या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके कीजिए। बट अगर लॉन्ग फिजियोथेरेपी करते हैं, बहुत दिनों तक एक्सरसाइज करते हैं तो ठीक हो जाता है। तो ये पहले से कंसल्ट जो है वो डॉक्टर से करना पड़ता है या सीधा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है? और आपके यहाँ ये फैसिलिटीज़ कितनी हैं आपके पास, आपके हॉस्पिटल्स में, उसके बारे में बताइए। ये पेशेंट्स जब आते हैं तो उनको ये नहीं पता रहता कि इनको फ्रोजन शोल्डर हुआ है। उनका जो मेन कंप्लेंट आता है वो पेन रहता है। तो पेन अगर कम करना है तो वो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन ही कर सकते हैं। वो कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिससे ये पेन कम हो जाता है। आजकल इतने एडवांस मेडिसिन है, जो एग रहता है, अच्छा, अंडे का जो शेल रहता है, एग शेल, तो उससे बनाए हुए मेडिसिन आते हैं जिससे शोल्डर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ता है। तो मेडिसिन भी ज़रूरी है, बट हमने देखने के बाद हम उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर करते हैं, क्योंकि मेन जो काम है वो फिजियोथेरेपिस्ट का है। उनको 2 से 3 महीने लगते हैं ये फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने में। इस दौरान जो भी पेन का जो मसला रहता है वो हम सॉल्व करते हैं। आपके जो सना हॉस्पिटल्स में इस तरह की किस तरह की फैसिलिटीज़ है? जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या फिर आप ही इसको ट्रीट करते हैं? सना हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पे एक अलग से फिजियोथेरेपी सेंटर हमने बनाया हुआ है जिसका नाम है फिजियोमैटिक्स। और राउंड द क्लॉक यानी सुबह से शाम तक हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है। और फ्रोजन शोल्डर ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लगभग आप बोल सकते हैं कि रोज़ के हम 2 से 3 पेशेंट सिर्फ फ्रोजन शोल्डर के देखते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ ही इतना कॉमन है। तो डायबिटीज़ कॉमन रहने की वजह से शोल्डर के जो कंप्लेंट्स है वो भी बहुत कॉमन है और बहुत ही ईजीली ये फैसिलिटी अवेलेबल है और लोग ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर के पास ना आना पड़े, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट बताइए, जो तरीका बताइए ताकि जो फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर में पेन हो रहा है लोगों को, वो आसानी से घर पे और ठीक कर सकते हो। जब इनिशियली पेन होता है शोल्डर में, तो सबसे जो आसान तरीका है, एक पेन किलर ले सकते हैं जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल रहता है, और पूरा मूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए। अगर वो मूवमेंट रुका हुआ है तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट अगर पूरा मूवमेंट आ जाता है तो आप अगर सब्र करेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो अपने आप भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थोड़ा बहुत कभी ऑन एंड ऑफ पेन किलर लेना पड़ सकता है। बट अगर मूवमेंट नहीं आ रहा है और हाथ पूरा ऊपर नहीं जा रहा है, लॉक हुआ है, तो फिर आप घर पे इलाज कीजिए मत, आप डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट कीजिए। नहीं, ठीक है, ये बात सही है कि पोस्चर्स बॉडी का, क्योंकि कुछ ख्वातीन जो की भी हमें कंप्लेंट मिली हुई है कि वो उनमें, हालांकि वो स्पोर्ट्स में नहीं खेलते, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम उनको आ रही है। उनको क्यों हो रही है और वो किस तरह से अपने पोस्चर्स को सही रख के ऐसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं?
ये भी ज़रा रोशनी डालिए इस पर। आजकल जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, वो जो एल्बो रहता है, कोनी जो रहती है, उसका सपोर्ट नहीं लेते। अभी कोनी जब आप सपोर्ट नहीं लेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आता है वो शोल्डर पे ही आता है। तो जो नॉर्मल जो कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं, अगर वो राइट हैंड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे तो बहुत सारे शोल्डर प्रॉब्लम राइट शोल्डर में ही इसलिए होते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लोग राइट कंधा, राइट हाथ इस्तेमाल करते हैं। तो इन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप सबसे आसान चीज़, आपका जो एल्बो है, कोनी है, आइदर आप कुर्सी पे या टेबल पे रेस्ट कीजिए ताकि आपका शोल्डर रिलैक्स रहे। शोल्डर भी रिलैक्स रहता है और गर्दन भी रिलैक्स रहती है। ये पोस्चर लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोगों ने मतलब इंजेक्शन्स को लेकर भी कुछ हमारे सवाल पूछे हैं कि किस तरह के इंजेक्शन्स होते हैं और ये कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होते, इसमें कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होते, आसान हैं, कुछ इससे साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते, और कितने तरह के ये इंजेक्शन्स यूज़ करने पड़ते हैं आपको? शोल्डर में और नी में कॉमनली बहुत अलग अलग टाइप के इंजेक्शन्स यूज़ होते हैं। फ्रोजन शोल्डर में स्पेसिफिकली इंजेक्शन्स का बहुत ज़्यादा यूज़फुलनेस है। इन केसेस में सर्जरी अवॉइड करते हैं और इंजेक्शन्स अगर हर महीने 2 या 3 बार भी दिए जाते हैं तो फ्रोजन शोल्डर ठीक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, इंजेक्शन देने से उनका शोल्डर ख़राब हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंजेक्शन जब काम करता है तो वो लोकली काम करता है। इनफैक्ट उसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है। साइड इफेक्ट हम कब बोलते हैं, जब ये कोई भी हम जब गोली खाते हैं तो वो गोली कहाँ जाती है, पेट के अंदर जाती है, और पेट में से फिर खून में से अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जाती है। तो हमको जब हम 100 ग्राम की 100 mg की गोली खा रहे तो सिर्फ उसमें से 1 मिलीग्राम या बहुत ही कम परसेंटेज 1% ही ड्रग आपके शोल्डर तक जाता है। बाकी जो 99% जो ड्रग है वो किडनी में, लिवर में, लंग्स में, यानी साइड में जाके साइड इफेक्ट देता है। तो अभी जो नया ट्रीटमेंट है उसमें ये है कि आप पूरे बॉडी को क्यों तकलीफ देना है, जब ऐसा इंजेक्शन अवेलेबल है कि पूरा 100% हम शोल्डर में दे सकते हैं और वो वहाँ से कहीं बॉडी में फैलेगा ही नहीं, तो साइड इफेक्ट आएगा ही नहीं और 100% इफेक्ट शोल्डर में आएगा। तो मेडिसिन से भी ज़्यादा इफेक्टिव शोल्डर के इंजेक्शन है। तो ये किन पेशेंट्स को ये शोल्डर मतलब इंजेक्शन देना लाजमी हो जाता है? ये हर सभी को ज़रूरत पड़ती है या कुछ ख़ास पेशेंट होते हैं उसके लिए जिनके लिए इंजेक्शन ही लाजमी है? कुछ जो इनिशियल स्पोर्ट्स इंजुरीज भी है, जैसे रोटेटर कफ इंजुरीज बोलते हैं हम। रोटेटर कफ यानी बॉल और सॉकेट के ऊपर जो जॉइंट है शोल्डर का, उसके ऊपर 4 अलग अलग किस्म के मसल्स है, मांस है। तो इन 4 मसल्स को मिला के रोटेटर कफ बोलते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है शोल्डर का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उससे मूवमेंट भी आता है और स्टेबिलिटी भी रहता है। बट ये स्पोर्ट्स पर्सन में या इंजुरी जिनको होता है उनमें ये रोटेटर कफ का 1 या 2 मसल इंजर्ड हो जाते हैं, बट पूरी तरीके से नहीं होते कि जिनको सर्जरी करना पड़े। तो ऐसे कंडीशंस में उनका पेन अगर हमको कम करना है तो उस लोकेशन पे हम इंजेक्शन देते हैं। फ्रोजन शोल्डर में काफ़ी पेशेंट्स में हम ये इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो खैर ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, मतलब आसान तरीका आपके हॉस्पिटल में किस तरह से होता है अगर फ्रोजन शोल्डर वाले लोग पेशेंट आते हैं या नॉर्मली जो शोल्डर पेन को लेकर शिकायत लेके आते हैं, तो क्या आप लोग किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं ताकि जो लोग घबराते हैं हॉस्पिटल जाने से वो मेरे ख्याल से डॉक्टर की खिदमत ले सकें? सबसे पहले तो हमको उनको काउंसलिंग करना चाहिए कि ये ठीक हो सकता है। जब तक आप पेशेंट को उम्मीद नहीं देंगे तब तक वो ठीक वैसे ही नहीं होने वाले। तो जब उनको उम्मीद रहता है कि नहीं ये इतने टाइम में, उनको ये भी फिक्र रहता है कि हम हाँ बाबा 10 दिन में ठीक होने वाले या 2 महीने में या 3 महीने में ठीक होने वाले। तो अगर हम उनको एक टाइम पीरियड दे दें और उनको एक सही सलाह दें कि ये ठीक हो सकता है, तो उनमें एक उम्मीद रहती है कि हाँ ये ठीक हो जाए। क्योंकि काफ़ी जो शोल्डर के पेशेंट हैं वो 4-5 डॉक्टर्स या हॉस्पिटल घूम के हमारे पास आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमको उनको सही राय देना पड़ता है कि कितने दिन में कितना अच्छे से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट इज काउंसलिंग, फिर सेकेंडली उनको ट्रीटमेंट देने के लिए उनका पेन कम करना ज़रूरी है। तो फिर ये पेन कम करने के अलग अलग तरीके, इंजेक्शंस है, मेडिसिन है और कभी कभी सर्जरीज भी करना पड़ती है। शोल्डर में जो स्पेसिफिक सर्जरीज रहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज रहते हैं, यानी दूरबीन के जो सर्जरीज हम जैसे घुटने में हमने डिस्कस किया था, वैसे ही शोल्डर के लिए भी दूरबीन के सर्जरीज इफेक्टिव रहते हैं, तो इससे पेन कम होता है। और थर्ड चीज़ जो रहता है वो है फिजियोथेरेपी, जो पेशेंट को खुद जाके खुद से 2 से 3 महीने करना पड़ता है। अच्छा, ये पेशेंट जो किस तरह का प्रिकॉशंस ले लोग कि शोल्डर की इस तरह की प्रॉब्लम्स कम पेश आए,
क्योंकि एक्चुअली बीमारी ना हो उससे पहले का इंतज़ाम लोगों को करना चाहिए। बीमारी के बाद तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जैसे लोग हैं जो उनको ठीक कर सकते हैं। बीमारी ना हो उसके लिए बारे में बताइए, क्योंकि वो भी बहुत सारे हमारे व्यूवर्स इससे मुतालिक भी सवाल हमसे पूछ रहे हैं। अभी जो ट्रेंड है ये प्रिवेंटिव मेडिसिन का ज़माना है। पहले तो होता कि जब बीमार होते थे तब डॉक्टर के पास जाते थे, बट काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो जिनको बीमारी नहीं रहता है और बीमार होने का डर रहता है, तो ये डर के वजह से भी काफ़ी लोग आ जाते हैं। तो इन पेशेंट्स में हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनका न्यूट्रिशन सही है क्या नहीं है। या बहुत सारे शोल्डर प्रॉब्लम्स इसलिए होते हैं क्योंकि पेशेंट्स को कैल्शियम डेफिशिएंसी रहता है, या विटामिन B12 डेफिशिएंसी रहता है, या विटामिन D3 डेफिशिएंसी रहता है। डेफिशिएंसी यानी कमतरता रहती है। तो अगर इन पेशेंट्स में हम उनका न्यूट्रिशन सही रखें और उनको कुछ एक्सरसाइज बताएं जिससे शोल्डर का मूवमेंट भी पूरा हो, यानी स्ट्रेचिंग भी हो जाए और उनमें ताकत भी आ जाए, यानी शोल्डर की जो स्ट्रेंथनिंग है वो भी हो जाए। आप देखेंगे यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है जिसमें हम शोल्डर का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डम्बल्स का, जिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग देखें और वो करना शुरू कीजिए, और न्यूट्रिशन के तौर पे अपना ब्लड का भी रेगुलरली चेकअप कराते रहे ताकि अगर कोई कमतरता है बॉडी में तो उसको सही की जा सके। अच्छा, मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की इम्यूनिटी सिस्टम के कमज़ोर होने से भी होती है। तो मेरे ख्याल से किस तरह से एक आम आदमी अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकता है? क्या मेडिसिन लेना चाहिए या फिर फूड, खाने पीने का क्या तरीका, क्या होना चाहिए उसका, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। शोल्डर के पेशेंट्स ने खास करके ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे पेशेंट डायबिटिक रहते हैं कि उनका शुगर लेवल लो रहे। आप अगर फ्रोजन शोल्डर ठीक कर रहे हैं और आपका शुगर ही जगह पे नहीं है तो फिर आप कितना भी मेडिसिन लो, कितना भी एक्सरसाइज करो, वो ठीक नहीं हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट ने शुगर लेवल लो रखना है। बाकी के जो शोल्डर के जो पेशेंट्स रहते हैं जिनको इंजरी होता है तो उन्होंने ये ध्यान देना चाहिए कि उनका जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो सही रहे। विटामिन डी के लिए लोगों ने धूप में जाना शुरू करना चाहिए, शोल्डर के एक्सरसाइज के लिए स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए जिम जाना चाहिए, या घर पे भी बहुत सारे एक्सरसाइज है आजकल, होम वर्कआउट लोग करा रहे और उसके क्लासेस भी होते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बट शोल्डर का स्ट्रेंथ बरकरार रखना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ व्यूवर्स हमें सर्जरी को लेकर भी अपनी मतलब फिक्रमंदी का उन्होंने इज़हार किया हुआ है। सर्जरी कितनी कॉमन है और कितनी आसानी से हो पाती है ये शोल्डर्स के जो पेशेंट्स हैं पेन से जो जूझ रहे हैं? शोल्डर की सर्जरीज बहुत कॉमनली नहीं की जाती और शोल्डर में अगर सर्जरीज किए जा रहे हैं तो फ्रैक्चर्स के लिए बहुत कॉमनली करते हैं जिसमें प्लेट बिठाए जाते हैं। और अगर ये शोल्डर इंजुरीज़ के लिए, यानी जो मसल इंजुरीज़ हुए या जैसा बार बार किसी का कंधा उतर जा रहा है जिसमें शोल्डर डिस्लोकेशन हम बोलते हैं, 5 या 6 बार अगर शोल्डर डिस्लोकेशन हुआ तो इन पेशेंट्स में MRI किया जाता है और देखा जाता है कि क्यों ये डिस्लोकेशन हो रहा है। अगर वहाँ का कोई मांस फट गया है तो उनको सीने के लिए सर्जरीज रहते हैं। ये सर्जरीज दूरबीन से करते हैं और उनमें एक एंकर, एक स्पेसिफिक टाइप का एंकर यानी एक स्क्रू इस्तेमाल होता है जो बोन में ही लग जाता है और उसको निकालने की ज़रूरत नहीं रहती। एंकर्स थोड़े महंगे रहते हैं, शोल्डर सर्जरीज भी महंगे हैं। नॉर्मल जो खर्चा आता है अराउंड 2 लाख 2.5 लाख तक शोल्डर सर्जरीज का खर्चा आता है। तो इससे मेरे ख्याल से नाज़रीन को बचना चाहिए कि अपने शोल्डर और अपनी सेहत का इतना ख्याल रखें कि इस तरह की सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस जब होते हैं तो डॉक्टर्स को ये सब इलाज करने पड़ते हैं। एक्सरसाइज के बारे में आपने बताया कि करना चाहिए। किस तरह के मतलब स्पोर्ट्स में बच्चों पे ख़ास तौर से, कि बच्चे का जो उनका चलना फिरना या रहन सहन, या किस तरह के स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करें कि उनके शोल्डर, कंधे मजबूत, क्योंकि अक्सर जो है वो कंधों को लेकर बहुत सारी बातें भी हैं कि कंधों पे बहुत बोझ होता है। तो कंधे मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए बचपन से ही लोगों को? बच्चों का आप देखेंगे तो स्कूल बैग्स भी इतने हेवी होते हैं, वो भी शोल्डर पे ही आ जाते हैं। तो अगर बच्चों के शोल्डर्स स्ट्रांग नहीं है तो उनका सबसे पहला कंप्लेंट रहता है कि कंधा दर्द हो रहा है, और स्कूल बैग उठा उठा के बहुत सारे बार दर्द होता है। बट आजकल आप देखेंगे तो स्कूल वाले बुक्स भी घर पे नहीं दे रहे, बुक्स स्कूल में ही रखे जा रहे हैं। तो ये कंधे पे का जो बोझ है वो डेफिनेटली कम हो गया है। बट बच्चों ने भी खेल कूद में ध्यान देना चाहिए। अभी जो नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जिसको हम बोलते हैं, यानी जो मोबाइल पे खेल रहे हैं या जो घर पे ही चेस खेल रहे हैं, तो उससे कंधे मजबूत नहीं होने वाले। आपको फील्ड पे ही जाना रहेगा, आपको स्पोर्ट्स ही खेलना रहेगा। जब आप खेलेंगे कूदेंगे तभी स्ट्रांग रहेंगे। और जब खेलते हैं तो आपको विटामिन भी मिलते रहते हैं, विटामिन डी भी मिलती है, भूख भी लगती है बच्चों को तो वो खाते भी अच्छे से हैं
और जितना वो मेहनत करते उतना उनका स्ट्रेंथ जो है वो बॉडी का बढ़ते जाता है। सिर्फ मोटा दिखना या बड़ा दिखना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बहुत स्लिम एंड थिन भी है पर उनके आप देखेंगे तो जॉइंट्स में काफ़ी ताकत रहता है, क्योंकि वो इतना स्पोर्ट्स खेल चुके रहते हैं। अच्छा, तो ये तो खैर कंधों पे तो बोझ है ही है, बहुत हर एक सबके एक बोझ होता है। मतलब आजकल जो ख़ास तौर से माएँ जो हैं वो बहुत कंप्लेन कर रही हैं कि बच्चे घर से बाहर कम निकल रहे हैं, मैक्सिमम वक्त घर पे इंडोर गेम ही खेलने में को प्रेफर कर रहे हैं। तो उनको आप मेरे ख्याल से उनकी प्रॉब्लम्स बताइए ताकि वो बच्चे भागें ग्राउंड में खेलने के लिए, क्योंकि कितने कॉम्प्लिकेशंस, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो घर पे ज़्यादा बैठे हुए हैं बच्चे। इसका जो कॉमन प्रॉब्लम हमारे सामने आता है कि बच्चों को खेलने के लिए जगह ही नहीं रह गई है। तो मैं ये बताऊंगा कि बहुत सारे क्लब्स अभी बन गए जो पहले नहीं थे, बहुत सारे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस है, अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। जो पहले सिर्फ क्रिकेट खेला जाता था तो अभी बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, अलग अलग स्पोर्ट्स बच्चे खेल रहे, स्कूल में भी खेले जाते हैं और क्लब्स भी है। तो अगर घर के आसपास कहीं खेलने की जगह नहीं है तो उनको क्लब्स में डेफिनेटली डालिए, और अगर खेलने की जगह है तो खुद भी पेरेंट्स बच्चों को लेके बाहर निकले और ग्राउंड पे जाए और उनके साथ खेले। अगर बच्चे नहीं हैं खेलने के लिए, अगर आसपास बच्चे हैं खेलने के लिए तो ध्यान दें कि उनके ऊपर उनको खेलने के लिए इनकरेज करें। मेरे ख्याल से बच्चों को ये पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि जब तक वो ग्राउंड स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे या बाहर नहीं निकलेंगे तो उनके कंधे मजबूत नहीं होने वाले हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर सोहेल की बात उनको समझ में आई होगी। अब वो मेरे ख्याल से इस तरह की कोशिश करेंगे कि वो बाहर भी खेलें, क्योंकि एक मजबूत कंधा ही दुनिया और समाज का और अपने देश का बोझ उठा सकता है। इसलिए हमारी ख्वाहिश है और कोशिश ये है कि आप अपने कंधों को मजबूत रखिए और डॉक्टर सोहेल की बताई हुई जो तरीके हैं, जो फार्मूले हैं, उस पर अमल कीजिए। आज के इस मौजू का अभी वक्त ख़त्म हो रहा है और हम आपसे इससे इजाज़त लेना चाहेंगे। लेकिन नाज़रीन, आप अपने सवालात हमें बदस्तूर भेजते रहिए हमारे ईमेल आईडी पे healthtalk@gmail.com पर, और अपने व्हाट्सएप हमें 9225545355 पे भेजिए। डॉक्टर सोहेल भी आपसे बात करना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि आप उनको भी अपने जो प्रॉब्लम्स हैं बताएं उनके मोबाइल नंबर पे। उनका मोबाइल नंबर है 7798793456 पे। तो नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, और डॉक्टर सोहेल आपको बाकायदगी के साथ आपकी जितनी भी क्यूरी है, जितनी भी परेशानियां हैं, उसका बाकायदगी से जवाब देंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, शब बखैर, अल्लाह हाफिज़।